नमस्कार मित्रों। आज मैं आपकी संस्कृत की व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में मैं आपको वर्ण विचार का जो प्रकरण पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने, आज उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं पिछली क्लास के बारे में। टॉपिक था हमारा वर्ण, और वर्ण की जो डेफिनेशन थी, उनकी परिभाषा थी, वो मैंने ये बताई थी कि वर्ण का तात्पर्य होता है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसको हम विभक्त नहीं कर सकते हैं, जिसको हम बांट नहीं सकते हैं, जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा था अ है, जैसे कि म है, जैसे कि ई है, जैसे कि क है, ये सारे के सारे वर्ण हैं। और इनको हम लोग अक्षर भी कहते हैं। और अक्षर, और शर का मतलब होता है नष्ट होना, अ का मतलब कभी नष्ट नहीं होता। जो कभी नष्ट नहीं होता है उसको हम अक्षर कहते हैं। ये वर्ण का अपर नाम है, ये वर्ण है, ये अक्षर है, कभी नष्ट नहीं होते हैं। उसके बाद में बताया था वर्णों के भेद, हमने बताया था एक तो स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। तो स्वर वर्ण, तो स्वर मैंने बताए थे संस्कृत में स्वर 13 होते हैं, त्रयोदश स्वराः। व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। इस प्रकार से ये स्वर और व्यंजन से वर्णमाला बनती है। स्वर के भी भेद मैंने बताए थे दो, एक तो हरिस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। हालांकि एक स्वर और होता है प्लुत, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमें इसको अनायासक रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। व्यंजन स्वर के बारे में हमने बताया था। व्यंजन स्वर जो हमारे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा एक तो पहले बताया था हमने स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। नंबर 2 हमने कहा अंतःस्थः, और नंबर 3 की बात करें तो ऊष्मीय व्यंजन। इस प्रकार से हमने बात की थी। ये इनकी संख्या 4, इनकी संख्या 4, इनकी संख्या 25, कुल मिलाकर के 33। और स्वर है जो वो हरिस्व स्वर है वो 5 है, और ये 8 है। 8 और 5 इनकी संख्या हो गई 13। ये हमने बात की थी कल। उसके बाद में हमने बात की थी माहेश्वरी सूत्राणी, माहेश्वर सूत्राणी। और ये माहेश्वर सूत्राणी, माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा की थी। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो वर्ण, एक बार हम वर्णमाला लिखते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा, और एक शब्द आता है री। फिर क, ख, घ, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। ये संस्कृत में य, व, र, ल, नहीं, य, र, ल, व, य। फिर इसमें हम लोग बात करते हैं, संस्कृत में बात करते हैं तो इसमें इस प्रकार से लिखा य, व, र, ल, श, 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 ह, श, त्र्य, ज्ञ।
और एक श्रमिक वाला स भी आता है। अब जरा ध्यान से आपको देखना है। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो है यहां तक, इसमें एक चीज और लिखनी थी अपन को, बड़ी री, इसको हटा करके ये जो वर्ण है, ये सारे के सारे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद में ये जो वर्ण है, एक तो आपका हो गया अंग, इसको हम अनुस्वार कहेंगे, इसको हम अनुस्वार कहेंगे। ये कहलाता है अनुस्वार। इसके बाद में ये आहा, ये कहलाता है विसर्ग। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं क से लेकर के म तक, ये हमारे व्यंजन का एक रूप है, वर्गीय व्यंजन। फिर ये भी व्यंजन है अंतस्तः, और ये भी व्यंजन है उष्मीय। लेकिन जब बात इन चारों वर्णों की आती है तो ये वर्ण है जो मिश्रित वर्ण कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। इसका नाम मिश्रित या इसको संयुक्त वर्ण भी कह सकते हैं। इनका बड़ा ही महत्व रहेगा हमारे संधि के अंदर। जो संधि है हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर इन वर्णों का बड़ा ही महत्व रहेगा। तो बच्चों, इस वर्णमाला के अंदर हम लोगों को एक जानना होगा कि ये जो वर्गीय व्यंजन है, ये वर्गीय व्यंजन के अंदर एक वर्ग जो होता है, उस वर्ग में कितने वर्ण हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 वर्ण हैं। इस 5 वर्णों से एक वर्ग बनता है और उस वर्ग को हम पहले अक्षर जो है उसके नाम से जानते हैं। पहला अक्षर हमारा जैसे कि है क वर्ग। ये क वर्ग जो है, क वर्ग का हमने नाम लिया क वर्ग, तो हमने कहा क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आएंगे? तो आप कहेंगे क, ख, ग, ग, ng, 5 अक्षर आएंगे। पहला अक्षर कौन सा है? क। दूसरा कौन सा है? ख। तीसरा कौन सा है? ग। चौथा कौन सा है? घ, घड़ी वाला, पांचंग। अब देखो बेटे, ये जो वर्ण है हमारे, ये वर्ण हमारी संधि में काम आएंगे, क्योंकि संधि के अंदर कहेंगे हम लोग कि इस वर्ण के बाद में वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर आ जाए तो ये बन जाएगा। अब पहला और दूसरा अक्षर अपन को समझना है। क वर्ग का पहला कौन सा है, क वर्ग का दूसरा कौन सा है, क वर्ग का तीसरा कौन सा है, इस प्रकार से आपको समझना होगा। इसी प्रकार से आपके सामने जो ये वर्ग दे रखे हैं, इस वर्गों को हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो वर्ग है हमारा, वो वर्ग कहलाएगा च वर्ग। और च वर्ग में कौन कौन से अक्षर आएंगे? च, छ, ज, य। और हम बात करते हैं आगे इस वर्ग की, तो यह वर्ग कहलाएगा हमारा ट वर्ग। और ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर आएंगे? ट, ठ, ड, ढ, ण। आगे बात करेंगे हम लोग, ये जो हमारा वर्ग है वो कहलाएगा त वर्ग। और त वर्ग में कौन से आएंगे? त, थ, द, ध, न। आगे हम बात करेंगे तो ये हमारा वर्ग कहलाएगा प वर्ग। और प वर्ग में कौन से आएंगे? प, फ, ब, भ, म। तो बच्चों, अपन को इस 5 वर्ग को किस किस नाम से जानेंगे, ये जानकारी मैंने आपको दी है। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ये वर्ग क वाली लाइन है जो क वर्ग के नाम से पहचानी जाएगी। च वाली लाइन च वर्ग के नाम से पहचानी जाएगी।
ट वाली लाइन ट वर्ग के नाम से पहचानी जाएगी और त वाली लाइन त वर्ग के नाम से पहचानी जाएगी और प वाली लाइन प वर्ग के नाम से पहचानी जाएगी। अब आपको यह भी साथ में पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर कौन सा है। तो यहां तक हम लाएंगे, ये वाला दोनों अलग है। पहले क वर्ग का पहला अक्षर क, च, इसका ट, त और प। महर्षि पाणिनि ने क्या किया, इस पांचों वर्गों को इसकी एक शॉर्टकट बना दी। और क्या बना दिया, उन्होंने लिख दिया क वर्ग को कु, च वर्ग को चू, ट वर्ग को तू और त वर्ग को तू, प वर्ग को पू, ऐसा लिख दिया। और उसको क्या बोल दिया, कुचू टू तू पू। क्या बोल दिया, कुचू टू तू पू। अर्थात इसको बोलने से हमारे ये वर्ग के पांचों ही वर्ग हम उसको समझ लेते हैं कि हमने क्या बोला, 5 वर्ग बोल दिए। कुचू टू तू पू में कौन से आ गए, पांचों के पांचों वर्ग के 25 वर्ण आ गए। कु का मतलब क्या हो गया, देखो बच्चों कु का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा आपके सामने बात करूंगा। कु का मतलब होता है क वर्ग, चू का मतलब होता है च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, तू का मतलब त वर्ग और पू का मतलब प वर्ग। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपके वर्गीय व्यंजन के बारे में आपने को समझ में आ गया। ये हो गए आपके अंतःस्थः और ये हो गया आपके उष्मीय। ठीक है, लेकिन बच्चों कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है और आएगा आपके पंचम अक्षर। पंचम अक्षर का मतलब क्या हो गया, पंचम अक्षर का मतलब होता है बच्चों वर्ग का 5वां अक्षर। और वर्ग का 5वां जो अक्षर जो है बच्चों, ये वाली लाइन, वर्ग तो 5 ही है इस लाइन में। तो ये जो है, जो अक्षर जो है इसको बोलते हैं ग, ड़ नहीं, य, ण और न और म। तो इसको बोलते हैं ग, ण, न, न, म। ये पंचम अक्षर कहलाते हैं। इसको नासिक्य वर्ण बोलते हैं। नासिक्य वर्ण, नाक से बोलने वाले, अनुनासिक्य, नाक से बोलने वाले वर्ण हैं, अनुस्वार वाले वर्ण हैं। अब जरा ध्यान से देखना इसका, ये आपके वर्ग को मैंने बताई थी। ठीक है, अब ये पंचम जो अक्षर है, ये नाक से बोलने वाले अक्षर जो है, इसका क्या रोल है, ये कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा। जैसे क वर्ग है, क वर्ग का अंतिम अक्षर य ग है। अब हम कभी कभी हम क्या करते हैं, इनका क्या रोल होता है इसको हम देखिएगा। जैसे कि एक शब्द लिखते हैं हम लोग दिनांक, दूसरा शब्द हमने लिख दिया, मान लीजिए ये किसी बच्ची का नाम है चंचल। तीसरा शब्द जैसे हमने लिख दिया, जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर कोई भी, जैसे कि वो घंटा लगता है हम लोग जिसके बारे में हम लोग क्लास बोलते हैं ना कि क्लास लग गई, या अपने परीक्षा का समय जो होता है कि अभी हमारा जो समय है वो 3 घंटे का समय है परीक्षा का। चौथी चीज हम बात करते हैं, एक शब्द है जिसको साइंस में पढ़ते हैं तंतु। पांचवी जो शब्द लिखने जा रहा हूं, जिससे पानी भरते हैं हम लोग, हेड पंप। ठीक है ना, ये 5 बातें मैंने आपके सामने लिखी। अब देखिएगा 5 शब्दों के ऊपर ये अनुस्वार, ये बिंदी लगी हुई है, यहां पर भी ये अनुस्वार है, यहां पर भी बिंदी है, अनुस्वार है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अब इस अनुस्वार का तात्पर्य क्या है, आप इस बिंदी को क्या समझते हो, इस अनुस्वार का मतलब क्या समझते हो, इस अनुस्वार का मतलब क्या समझते हो, इस अनुस्वार का मतलब क्या समझते हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या 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 सब 5 शब्दों के अंदर इस अनुस्वार का मतलब एक ही होता है क्या? कुछ बच्चे इसको म समझ लेते हैं, कुछ न समझते हैं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता है।
जरा ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आपको अनुस्वार के बाद वाला वर्ण देखना है। बाद वाला वर्ण जो है किस वर्ग का है? तो बाद वाला वर्ण है क्या है? ये क है। क किस वर्ग का है? क खुद क वर्ग का ही अक्षर है, पहला अक्षर है। तो इस क वर्ग का जो अंतिम अक्षर क्या है? ये ग है। तो इसका मतलब भी यही होगा। अर्थात इस दिनांक को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कभी आपने देखा भी होगा। इसका मतलब ये अनुस्वार क्या है? ये क वर्ग का पंचम अक्षर है। क्यों हुआ? क्योंकि अनुस्वार के बाद में क वर्ग है, क है, इसलिए इसी वर्ग का पंचम अक्षर जो होगा वो अनुस्वार होगा। ये अनुस्वार अनुनासिक वर्ण है, ये नाक से बोलने वाले हैं, अनुस्वार को लगने वाले वर्ण है ये। उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे ये अनुस्वार है और इसके आगे वाला वर्ण कौन सा है? च। और च वर्ग उसका जो अंतिम अक्षर कौन सा है? य। तो इस चंचल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने देखा भी होगा। तो इस अनुसार का मतलब क्या हो गया? च वर्ग का अंतिम य। अब ये घंटे शब्द लिखा हुआ है, इसका जो अगला वर्ण कौन सा है? ठ। और ट वर्ग का अगला क्या है? अण। तो इसलिए इसको समय अपना जैसे 3 घंटे, परीक्षा का समय 3.5 घंटे ऐसे लिखते हैं। कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। इसी प्रकार से तंतु में इस अनुस्वार के बाद में ये त जो है वो त वर्ग का है और त वर्ग का है न है, तो तंतु को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना? तंतु को ऐसे लिखेंगे। और इसके अंदर यहाँ प वर्ग, यह है जो अनुस्वार, इसके आगे क्या है? वो है प। और प वर्ग का क्या है? म। तो इसका मतलब ये हो गया पम। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पता चल गया होगा कि हर अनुस्वार का मतलब न या म नहीं होता है। अनुस्वार के बाद में आने वाला जो वर्ण है और वो वर्ण किस वर्ग का है, तो उसी वर्ग का जो पंचम अक्षर जो होता है, पंचम अक्षर, वो ही इसका अनुस्वार होता है। उसको हम इस प्रकार से कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा अनुस्वार का तात्पर्य क्या होता है। ये आगे आपके बहुत काम की चीज है। ये वर्ण में जो आने वाले जो अनुस्वार है और ये जो अक्षर है, ये बड़े ही महत्व वाले अक्षर हैं, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। अब वर्णमाला को हम लोग इन अक्षरों के साथ में इसका विश्लेषण करते हुए खत्म करेंगे। देखिएगा, इसके बाद में हम बात करते हैं ये इस जो मिश्रित अक्षर है इसका क्या रोल है, इसका क्या महत्व है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका अक्षर है श, ये मिश्रित वर्ण है श, ये किससे मिलकर बना हुआ है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द बना हुआ है वो क प्लस श, इनसे मिलकर बना है। अगर इसका और विश्लेषण करें तो श प्लस श अ। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगला है त्र। ये जो त्र है वो किससे मिलके बना है? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये वर्ण है। त प्लस र प्लस अ। अब देखो इसकी एक छोटी सी कहानी देखिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि साहब इसमें आधा कौन सा अक्षर है, त है या र है? ये चीज कंफ्यूज हो जाती है। जैसे एक शब्द है द्वार, इसमें पूछते हैं साहब व आधा है या द आधा है? बच्चे कहते हैं साहब व आधा है, द तो पूरा दिखाई दे रहा है। त्र में कि र आधा है, त तो पूरा दिखाई दे रहा है। कंफ्यूज। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं।
उसके आधार पर आपको जीवन के अंदर ये आधे और पूरे अक्षर का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा, एक जो बच्चा है, ये दो बच्चे हैं, एक का नाम है चुन्नू, एक का नाम है मुन्नू। जरा ध्यान से देखिएगा, इस दोनों बच्चों की क्या विशेषता है? दोनों बच्चों की ये विशेषता है कि ये तो दिखता है इसकी आंखें है, लेकिन ये हाफ है, आधा शरीर वाला है, इसकी टांगे नहीं है। ये शरीर इनका पूरा है लेकिन ये अंधा है, इसको दिखता नहीं है। अब इसको कहीं जाना है चुन्नू को, तो बेचारा जा नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी टांगे नहीं है, आधा शरीर है इसका। अगर मुन्नू को भी जाना है तो भी ये जा नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी आंखें नहीं है। दोनों क्या है? दोनों ही अभावग्रस्त हैं अपने अंगों से। अब इस दोनों को अपने लक्ष्य को पूरा करना है, कोई यात्रा में जाना है, तो कैसे जाएंगे? दोनों की दोस्ती है, तो उन्होंने एक तरकीब सोची। क्या सोची? मुन्नू जो चल सकता है उसके ऊपर बिठा देता है वो चुन्नू को, और चुन्नू क्या करता है, जिसकी आंखें है इसके द्वारा उसके ऊपर बैठ जाता है। अब ये ऊपर बैठा बैठा राह दिखाता है, रास्ता दिखाता है, ऐसे चलो, लेफ्ट चलो, राइट चलो, सीधे चलो, वापस घूम जाओ, फिर आगे चलो, फिर वापस घूम जाओ, और ये चलता रहता है, इसको ऊपर बैठाए बैठाए, और इनको रास्ता दिखाता है, और ये इनका गंतव्य स्थान है, वो वहां पे पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल को पार कर लेते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से अपने गंतव्य स्थान के लक्ष्य को उन्होंने पूर्ण कर लिया। तो इन्होंने ऊपर बैठे बैठे रास्ता बता दिया, और ये पूरा बच्चा था, अपने शरीर से संपूर्ण रूप से कंप्लीट बच्चा था, वो अपने पैरों से चलते चलते इनको और खुद अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से अपन को ये शिक्षा मिलती है कि जो बच्चा आधा है वो ऊपर बैठा है, और जो बच्चा पूरा है वो नीचे बैठा है। तो उसी प्रकार से बच्चों, हमें किसी भी अक्षर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, जो अक्षर ऊपर बैठा है वो आधा होगा, और जो नीचे है वो पूरा होगा। यहाँ द्वार शब्द के अंदर वह अपन को आधा दिखाई दे रहा है, लेकिन वह नीचे बैठा है, इसलिए वह कैसा होगा? नीचे बैठने वाला कैसा होगा? पूरा। ऊपर बैठने वाला कैसा होगा? आधा। इसी प्रकार से आप अगर त्र की बात करते हैं तो त्र के अंदर र जो नीचे बैठा है वो पूरा है, तो ऊपर है तो आधा है। इसी प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके सामने, जैसे मान लीजिए क्रोध, क्रोध शब्द है, क्रोध के अंदर र जो है वो र नीचे बैठा है, इसलिए र तो हो गया पूरा, ऊपर बैठा है वो वो हो गया आधा। इस प्रकार से आप हमेशा अपने जीवन के अंदर कभी भी ऐसा कोई शब्द आ जाए और उसमें उलझ जाए, कौन सा शब्द जो है, कौन सा अक्षर जो है, वर्ण है, वो आधा है, कौन सा पूरा है, तो मेरी इस चुन्नू और मुन्नू की कहानी को जरा ध्यान में रखना है, और अपने इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही तरकीब से आपको देना है। तो देखिएगा, हम लोगों ने ये कौन सा अक्षर आधा कौन सा पूरा, उसकी एक कहानी पढ़ी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं। ये जो श जो शब्द है अक्षर, वो क श प्लस अ से निर्मित हुआ है। त जो है त प्लस र प्लस अ से निर्मित हुआ है, और यह जो अक्षर है वो झ प्लस य प्लस अ से निर्मित हुआ है। कैसे? आप कहोगे सर ज्ञ, वास्तव में यह ज्ञान, ज्ञान जो शब्द है उसको अगर शुद्ध पढ़ा जाए तो ये क्या बन जाएगा? ज्ञान। ये ज्ञान बन जाएगा, ज्ञान।
आप कहोगे सर ये कैसे हो गया? ज्ञान शब्द है, शुद्ध शब्द ये है, उसको हम ज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। और जिस शब्द के नीचे ये हलंत है वो वर्ण हमेशा आधा होता है। ये हलंत, हलंत का मतलब होता है वो हल है, और हल का मतलब वो व्यंजन है, वो आधा है, उसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। तो मित्रों ये श जो है क प्लस श प्लस अ से मिलकर बना है, त प्लस र प्लस अ से मिलकर त्र बना है, ज प्लस य प्लस अ से मिलकर के ज बना है। और ये श्रमिक वाला स जो है इसको भी आपने पढ़ा होगा, ये स से सलगम वाला प्लस ये र प्लस अ, इससे मिलकर के ये स्र बना है। तो बच्चों ये चार जो हमारे पास में वर्ण हैं क्षत्रिय ज्ञ और स्र, इनका जिक्र इसमें हो चुका है। यह इन जैसे कि यह है क और इस स से मिलके बना हुआ है, और ये त और र से मिलके बना है, और यह ज्ञानी ज और य से मिलके बना है, स्र सलगम वाला स और र से मिलकर बना है। तो ये मिश्रित वर्ण कहलाएंगे। तो इसलिए हमने जो हमारा यहाँ पे जिक्र किया है वो 13 स्वर 33 व्यंजन, 13 स्वर 33 व्यंजन 46, और 2 जो वर्ण हैं वो अयोगवा कहलाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, और 4 मिश्रित वर्ण हैं। कुल मिलाकर के 52 वर्णों की वर्णमाला के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। कौन सा वर्ण क्या कहलाता है इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वर्ण विचार प्रकरण पर हमने जो भी अध्ययन किया है वो आपको शायद समझ में आया होगा। तो लीजिएगा इस प्रकरण को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। इस वर्णमाला जो हमने पढ़ी है, जो स्वर और व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा है, और स्वरों के भेद और व्यंजनों के भेद के बारे में पढ़ा है, और उनको अलग अलग तरीके से उनकी हमने जानकारी प्राप्त की है, उसको हम नजदीकी से उसका अध्ययन किया है। अब इस वर्णमाला के अंदर जितने भी वर्ण हैं उस वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कौन कौन सा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले जो पिछली क्लास के अंदर आपको मैंने समझाया था कि माहेश्वर सूत्र वो क्या होते हैं, उसके आधार पर ही हमारी इस संस्कृत की जो व्याकरण है वो शुरू होगी, और पूरी की पूरी संधि उसके आधार पर होगी। तो माहेश्वर सूत्र है, उनकी संख्या जो है वो चतुर्दश है, 14 है। इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये 14 जो सूत्र है आपको अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेने चाहिए। अ ई उ ण री री क अ ई उ ण री लिक ए औंग ऐ औ च है वरट लण य म
गणनम आ रहा है झ भय ग ढ द स जब ग ड दस फ फ छ ठ थ च ट त व क प य स श स र और अंतिम सूत्र है हल। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था भगवान महेश के डमरू से निकलने वाली आवाज महर्षि पाणिनि ने अपने शब्दों में उसको ग्रहण करके 14 सूत्रों में बांध दिया, उसको माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना गया उसको। तो ये इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों को आप लोगों को अपनी नोटबुक में उतार कर इसको याद करना चाहिए, क्योंकि अगला जो प्रकरण हम जो पढ़ेंगे संधि प्रकरण, उसके अंदर इनका बहुत बड़ा महत्व रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इस माहेश्वर सूत्रों के साथ में ही आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।